हेलो मित्रों, इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का दौर स्टार्ट है। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव योर गोल। हमारा महत्वपूर्ण गोल है, टैगलाइन स्टडी सिलेक्शन का। जो भी विद्यार्थी नए हो वह हम एरिया को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज ऐसे कंफ्यूजन को दूर करता है कॉमन एरिया दैट प्रोवाइड चीज द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द कंसर्न फोल्डर इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। नई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के हम इस समय नगर प्रशासन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पे हम वर्क कर रहे हैं। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12वीं अनुसूची में 18 विषय इनका वर्णन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में किया गया। कौन कौन से है? सबसे पहला विषय आता है सड़क और पुल। ध्यान से, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहला विषय है 12वीं अनुसूची के 18 विषय जो हमारे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत यहाँ पर है। उसमें पहला विषय है सड़क और पुल। दूसरा विषय है जन्म और मृत्यु पंजीकरण। दूसरा विषय है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। तीसरा विषय है नगरीय योजना। तीसरा विषय है 12वीं अनुसूची का नगरीय योजना एवं योजना, किसी भी प्रकार की योजना और नगरीय योजना। चौथा विषय जो है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता सफाई, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता सफाई, कूड़ा करकट प्रबंधन। पांचवा विषय है 12वीं अनुसूची में नगरीय निर्धनता उन्मूलन। बारहवीं अनुसूची के 18 विषयों में छठा विषय है वधशालाओं और चर्म शोधन का विनियमन। चैप्टर 15 नगर प्रशासन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो चैप्टर है वो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। 12वीं अनुसूची के 18 विषय निम्न प्रकार से बता रहे हैं। पहला विषय है सड़क और पुल। दूसरा विषय है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। तीसरा विषय है नगरीय योजना और योजनाएं, साथ साथ योजनाएं भी। चौथा विषय है 12वीं अनुसूची के 18 विषयों में लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन और नगरीय निर्धनता उन्मूलन, वधशालाओं और चर्म शोधन विनियमन। और सातवां विषय है झुग्गी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन। झुग्गी बस्ती सुधार व प्रोन्नयन। आठवां विषय है 12वीं अनुसूची का भूमि उपयोग का विनिमय। भूमि उपयोग का विनिमय व भवनों का निर्माण। वह का मतलब होता है और भवनों का निर्माण। चैप्टर 15 Gist are the crux of the NCERT of the Indian Political Constitution. Our recent heading Urban Administration. Urban Administration. नौवां विषय है सौगाड़ना, कब्रिस्तान, सौगाड़ना,
कब्रिस्तान, सौदा, शमशान, सौदा, शमशान और विद्युत सौदागृह। विद्युत सौदागृह। 10वां विषय है सार्वजनिक सुख सुविधाएं। सड़कों पर प्रकाश। कौन कौन सी? सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप, जन सुविधाएं। ये सार्वजनिक सुख सुविधाएं, सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप, जन सुविधाएं। आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक और सामाजिक विकास योजना। अग्निशमन सेवाएं। समाज के दुर्बल वर्गों, दिव्यांग व मानसिक मंद व्यक्ति, के हितों की रक्षा। ये सारा काम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमारे पास 18 विषय है 12वीं अनुसूची में। इसके बाद क्या करेगा? जानवरों का जो कांजी हाउस होता है, कांजी हाउस जानवरों को रखा जाता है। पशुओं के प्रति क्रूरता, क्रूरता का निवारण। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। देखिए अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में जो 12वीं अनुसूची के 18 विषय हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। सड़क और पुल, जन मृत्यु पंजीकरण, नगरीय योजना एवं और योजनाएं भी, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कूड़ा करकट प्रबंधन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, वधशालाओं, चर्म शोधन का विनियमन, झुग्गी बस्ती सुधार, प्रोन्नयन, भूमि उपयोग का विनिमय, भवनों का निर्माण, शव गाड़ना, कब्रिस्तान, सौदा, शमशान, विद्युत सौदागृह, सबकी व्यवस्थाएं जो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। सार्वजनिक सुख सुविधाएं, सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी। आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन सेवाएं, समाज में दुर्बल वर्गों जैसे दिव्यांग, मानसिक मंद व्यक्ति के भी हितों की रक्षा, कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक व सौंदर्यपरक। सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि, आयामों का अभिवृद्धि।
सांस्कृतिक शैक्षणिक सौंदर्यपरक आयामों का अभिवृद्धि, घरेलू सुख सुविधाओं, घरेलू सुख सुविधाओं व अन्य सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान इत्यादि की व्यवस्था और अग्निशमन सेवा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची को इसी से संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को इसी से संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत नगर पालिका को 18 विषयों की सूची में बांटा गया है। जिसके अंतर्गत नगर पालिका को 18 विषयों की सूची में बांटा गया है। हमने बताया था ये सारे 18 विषय में आपको बता रहे हैं। 12वीं अनुसूची के 18 विषय निम्न प्रकार से हैं। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, पहला सड़क और पुल, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, नगरीय योजना और अन्य योजनाएं भी, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता इकाई, कूड़ा करकट प्रबंधन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, वधशालाओं और चर्म शोधन का विनियमन, झुग्गी बस्ती सुधार पुनर्नयन, भूमि उपयोग का विनिमय, भवनों का निर्माण, शव गाड़ना, कब्रिस्तान, सौदा शमशान और विद्युत सौदागृह, सार्वजनिक सुख सुविधाएं जैसे सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन सेवाएं, समाज में दुर्बल वर्गों जैसे दिव्यांग, मानसिक और मंद व्यक्ति भी हैं, इनके हितों की रक्षा, कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, कांजी हाउस और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण, सांस्कृतिक शैक्षणिक सौंदर्यपरक आयामों का अभिवृद्धि, घरेलू सुख सुविधाओं और अन्य सुविधाओं जैसे कि पार्क, उद्यान, खेल के मैदान इत्यादि का व्यवस्था, अग्निशमन सेवाएं। ये पूरे 18 विषय 12वीं अनुसूची के थे जो कि हमें नगर पालिका और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में बताए जाते हैं। अगला हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसी चैप्टर के अंतर्गत नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या है, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तीस हजार से 1 लाख, 30,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले, 30,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले संक्रमणशील
30,000 से 1,00,000 की जनसंख्या वाले संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए एक नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। ऐसे कस्बों में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था का संचालन नगर पंचायत करती है। नगर पंचायत द्वारा किया जाता है, संपन्न किया जाता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की हमारी 3 स्टेज है, जिसमें फर्स्ट स्टेज है नगर पंचायत। नगर पंचायत है क्या, 30,000 से 1,00,000 की जनसंख्या वाले संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए एक नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था की गई। ऐसे कस्बों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का संचालन नगर पंचायत द्वारा किया जाता है, जहां की 30,000 से 1,00,000 तक की जनसंख्या निवास करती है। इसका गठन उसी क्षेत्र के लिए होगा, इसका गठन उसी क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होगा, से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होगा। नगर पंचायतें 30,000 से 1,00,000 की जनसंख्या वाले संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए एक नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था की गई है। ऐसे कस्बों में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था का संचालन नगर पंचायत द्वारा किया जाता है। नगर पंचायत 30,000 से 1,00,000 की जनसंख्या। नगर पंचायत का गठन उसी क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होगा। 3 प्रकार से नगर पंचायत का गठन होता है। 3 प्रकार के सदस्यों के माध्यम से किया जाएगा। इसका गठन के माध्यम से किया जाएगा। निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, पदेन सदस्य। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं नगर पंचायत। 30,000 से 1,00,000 की जनसंख्या वाले संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए एक नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था की गई है। ऐसे कस्बों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का संचालन नगर पंचायत द्वारा किया जाता है। नगर पंचायत का गठन उसी क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। इसमें 3 प्रकार के सदस्यों के माध्यम से इसका गठन किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्य। नगर पंचायत के लिए निर्वाचित सदस्य की परिभाषा,
नगर पंचायत के लिए निर्वाचन द्वारा कम से कम 10 सदस्य तथा अधिक, कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 24 सदस्य। कितने? कम से कम 10 और अधिक। नगर पंचायत के लिए निर्वाचन द्वारा कम से कम 10 और अधिक से अधिक 24 सदस्य चुने जाएंगे। आप इसको सभासद में समझ लीजिएगा, सभासद अलग चीज है, ये नगर पंचायत के सदस्य की बात होती है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में नगर पंचायत 30,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए एक नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था की गई। ऐसे कस्बों में स्थानीय सुशासन की व्यवस्था का संचालन नगर पंचायत द्वारा किया जाता है और नगर पंचायत का गठन उसी क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। इसके 3 प्रकार के सदस्यों के माध्यम से इसका गठन किया जाता है, जिसमें पहले प्रकार के सदस्य हैं निर्वाचित सदस्य, दूसरे सदस्य हैं मनोनीत सदस्य और तीसरे प्रकार के सदस्य हैं पदेन सदस्य। नगर पंचायत के लिए निर्वाचन द्वारा कम से कम 10 और अधिक से अधिक 24 सदस्य चुने जाएंगे। ये संख्या सरकार के गजट, ये संख्या सरकार के गजट में अधिसूचित की जाती है। ये संख्या सरकार के गजट में अधिसूचित की जाती है। इनका चुनाव क्षेत्र के वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है। इनका चुनाव नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्य का चुनाव, इनका चुनाव क्षेत्र के जिस क्षेत्र में है ये वयस्क सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनका चुनाव क्षेत्र के वयस्क सदस्यों द्वारा, वयस्क नागरिकों द्वारा, क्षेत्र के वयस्क नागरिकों द्वारा किया। ये था हमारा नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्य। इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे लेक्चर्स आगे चलते रहेंगे, निरंतर एक क्रम बना रहेगा। मनोनीत सदस्य क्या है? राज्य सरकार प्रत्येक नगर पंचायत क्षेत्र, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक नगर पंचायत में ऐसे सदस्यों को मनोनीत करती है। प्रत्येक नगर पंचायत में ऐसे सदस्यों को मनोनीत करती है राज्य सरकार प्रत्येक नगर पंचायत में ऐसे सदस्यों को मनोनीत करती है। ध्यान दीजिए, राज्य सरकार प्रत्येक नगर पंचायत में ऐसे सदस्यों को मनोनीत करती है जो नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव रखती है, जो नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव रखती हूं। राज्य सरकार प्रत्येक नगर पंचायत में ऐसे सदस्यों को मनोनीत करती है जो नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव रखते हो। इनकी संख्या 2 या 3 होगी। मनोनीत सदस्य, इनकी संख्या 2 या 3 होगी। कितनी संख्या होगी? इनकी संख्या 2 या 3 होगी। इनकी नगर पंचायत की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। इनको, इन सदस्यों को
नगर पंचायत की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये निर्वाचित मनोनीत सदस्य हैं। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हम नगर पंचायत के बारे में डिस्कस करते हैं। 30,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए एक नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था की गई। ऐसे कस्बों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का संचालन नगर पंचायत द्वारा किया जाता है। नगर पंचायत का गठन उसी क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, और नगर पंचायत के 3 प्रकार के सदस्यों के माध्यम से इनका गठन किया जाता है: निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्य। नगर पंचायत के लिए निर्वाचन द्वारा कम से कम 10 या अधिक से अधिक 24 सदस्य चुने जाएंगे। ये संख्या सरकार के गजट में अधिसूचित की जाती है। इनका चुनाव क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किया जाता है, जिनको निर्वाचित सदस्य कहते हैं। और मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? राज्य सरकार प्रत्येक नगर पंचायत में से ऐसे सदस्यों को मनोनीत करती है नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव रखते हैं, और इनकी संख्या 2 या 3 होगी। लेकिन मनोनीत सदस्य को नगर पंचायतों की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। Study hard, get success. Study harder and harder and achieve it. You perform the lecture on the consent folder, I-Polity Constitution. We provide Indian Polity and Constitution. Total gist are the crux of the juice of the NCERT, and we have read the latest topic, urban administration, in which we read नगर पंचायत, और इसके बाद निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, पदेन सदस्य के बारे में हमने चर्चा की। एक महत्वपूर्ण सूचना, यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर परीक्षा के प्रबल संभावना हो गई निकलने की फॉर्म की। तो हमारा अनुरोध है उन सभी लॉ यूनिवर्सिटीज से जो उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में रन कर रही हैं, जिनके की फाइनल 6 सेमेस्टर के फाइनल रिजल्ट ना आए हो या वो वाइवा वॉइस परीक्षा नहीं दे पाए हो, कृपया हमारा उन यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से हम्बल रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि कृपया छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। जल्दी से जल्दी आप रिजल्ट दें। जैसा कि देखने में मुझे मामला संज्ञान में आया, श्री महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आए, और उससे संबद्ध श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लॉ का वाइवा नहीं हुआ है। तो अगर यूपी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन आ गया तो उन विद्यार्थियों का क्या होगा? थोड़े से ही दिन से चूक जाएंगे या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर फॉर्म करने से, जबकि उम्मीदें लगाई है कि लॉ का हम कंप्लीट रिजल्ट मिलने के बाद सरकारी वकील बनने के लिए फॉर्म करें। तो चूंकि मैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरी संवेदनाएं इनके साथ है कि लॉ यूनिवर्सिटी जो भी यूपी की हों, सारी यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द अपने फाइनल रिजल्ट को निकालें। जिनका वाइवा वॉइस नहीं हुआ है, जिन डिग्री कॉलेजेस का, उनको यूनिवर्सिटी निर्देश दे, वो यूनिवर्सिटी निर्देश दे और कड़ाई से पालन करने को उन महाविद्यालयों को कहे कि जल्दी से जल्दी वो फाइलिंग कंप्लीट कराएं, वाइवा वॉइस परीक्षा कंप्लीट करा के वाइवा के नंबर दें यूनिवर्सिटी को, ताकि यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द रिजल्ट फाइनल बच्चों को दे सके, जिससे कि एलएलबी के छात्र असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का फॉर्म भरने से वंचित न हो पाए उत्तर प्रदेश में। इसी प्राप्त जानकारी के अनुसार कंफर्म है कि 130 सीट तो आएगी ही आएगी। यूपी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर वेरी पॉपुलर एग्जामिनेशन, और मेरा प्रेडिक्शन है कि 150 नंबर का जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें से कम आपको 110 नंबर लाने जरूरी है, तभी आप प्रीलिमिनरी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है,
यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग होती है और 150 नंबर 150 प्रश्न में से आपको 110 प्रश्न या 115 प्रश्न करेंगे, तभी आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। पिछली जो फॉर्म आई थी उसकी वैकेंसी सिर्फ 48 थी। कितनी थी? सिर्फ 48 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार बम्पर 130 वैकेंसी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की आने वाली है, तो लग जाइए तैयारी में। और राजस्थान जेएलओ के फॉर्म डेडलाइन हो चुके हैं और इसकी तैयारी में बच्चे लगे हुए हैं जूनियर लॉ ऑफिसर बनने के लिए। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आरएचबी के भी जेएलओ की फॉर्म की भी डेडलाइन चल रही है, जल्द ही डेडलाइन हो जाएगी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में भी कुछ जनरल की 7-8 वैकेंसी 5-6 वैकेंसी हैं जनरल कैटेगरी की, तो आप उसमें भी भर सकते हैं। 925 रुपये आवेदन शुल्क है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जूनियर लॉ ऑफिसर। बने रहिए, जमे रहिए। भारी मात्रा में लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह महत्वपूर्ण लेक्चर और महत्वपूर्ण वैकेंसी अपडेट के साथ। और एक और सूचना है, 11 अगस्त के बाद कभी भी 11 अगस्त आज का दिन खत्म होने के बाद 11 अगस्त 2023 के बाद जल्द ही CUET पीजी के एंट्रेंस प्रोफार्मा के काउंसलिंग बच्चों का पीजी में एडमिशन PHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी निकालेगी 11 अगस्त के बाद। 11 अगस्त के बाद जल्द से जल्द ही काउंसलिंग की प्रक्रिया PHU फर्स्ट मेरिट लिस्ट, टॉपर मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकालेगी। एडमिशन होगा फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस PHU के लिए। और उसके बाद साथ ही साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो आपकी MA की सीट होगी, MSc की सीट होगी, उन सभी चीज़ों की, MCOM की सीट होगी, सारे के लिए आपका काउंसलिंग होगा। इस तरीके से आप लोग CUET पीजी के लिए भर्ती तैयार हो जाएं, कमर कस लें। 12 अगस्त से कभी भी PHU की फर्स्ट लिस्ट जारी हो सकती है और आपकी काउंसलिंग कराई जा सकती है। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक, याद रखिए। छात्र हित में हमेशा उपस्थित कॉमटेरिया YT चैनल। जय हिंद, जय भारत।